हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे एसएससी सीजीएल 2024 का 9 सितंबर 2024 की शिफ्ट 1 का जो मैथ के जो 25 क्वेश्चंस हैं ये हम आज सॉल्व करेंगे और ये हम ट्रिक्स के ज़रिए और हैक्स के ज़रिए सॉल्व करेंगे। तो चलिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट्स में से जो हमें ये नीचे जो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं इन स्टेटमेंट्स में से कौन सी कंडीशन ऐसी है जो कि सफिशियंट होगी ये कंक्लूड करने के लिए कि दो ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो। कॉन्ग्रुएंट हो तो पहले हमें पता होना चाहिए कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या होते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल वो होते हैं जो कि दिखने में और मेजरमेंट में समान होते हैं, सेम टू सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो इस हिसाब से अगर फर्स्ट ऑप्शन अगर देखते हैं, ये कहता है दो साइड्स इक्वल हैं। अगर दो साइड्स इक्वल वाला एक ट्राइंगल अगर लूँ और पेरीमीटर अगर सेम हो उसका, तो पेरीमीटर कहता है कि तीनों साइडों का जो सम होता है वो पेरीमीटर होता है। तो अगर दो साइड अगर सेम है तो तीसरी साइड अपने आप सेम हो जाएगी, क्योंकि पेरीमीटर आखिर सम ही होता है साइड्स का। तो इस हिसाब से ही ये सही हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि तीनों ही साइडें इसकी इक्वल है। तो एक एस 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 कॉन्ग्रुएंसी होती है, उसके जरिए हमारा ट्रू हो जाएगा ऑलवेज के लिए। बट अगर चलो बाकी भी ऑप्शंस देखते हैं। सेम एरिया हो और सेम बेस हो, अगर दो ट्रायंगल लिए जाएं जिसमें एरिया सेम हो और बेस सेम हो, अगर बेस अगर मैं सेम बना लूँ, एरिया हमें पता है कि जो एरिया होता है ट्रायंगल का वो होता है 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस। तो बेस सेम है, अगर हाइट भी अगर सेम रहे तो जो ट्रायंगल है उनके एरियाज भी सेम रहेंगे। बट अगर हाइट दो सेम हाइट वाले ट्रायंगल अलग अलग दिख सकते हैं, अगर थोड़ा सा अगर शिफ्ट अगर हो जाता है हाइट इधर उधर, तो इससे एरिया तो सेम रहेगा बट जो ट्रायंगल का जो ट्रायंगल के जो मेजरमेंट्स है वो चेंज हो जाएंगे। तो इसलिए ये गलत है, इसके जरिए कॉन्ग्रुएंसी नहीं साबित होगी। वन साइड और वन एंगल ट्रायंगल के इक्वल हूँ, वन साइड और वन एंगल, वन साइड अगर ये और ये अगर ले लूँ तो जो अ, इसके जरिए इसको बढ़ाने पर, इस साइड को बढ़ाने पर जो है ट्रायंगल अलग हो जाएगा। तो ये दो कंडीशन सफिशिएंट नहीं है। दे हैव द सेम बेस एंड सेम हाइट, सेम बेस और सेम हाइट के केस में भी ये हमारी कॉन्ग्रुएंसी होना पक्का नहीं है, क्योंकि अगर हाइट सेम है और थोड़ा सा अगर शिफ्ट अगर हो जाए तो जो नेक्स्ट जो ट्रायंगल होगा उसके मेजरमेंट्स अलग हो जाएंगे। ये भी गलत हो जाएगा हमारा आंसर जो है, इसलिए फर्स्ट है यहाँ पर। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है परीक्षा में लड़के लड़कियों का के औसत अंक 100 में से 75 और 80 है। यदि उस परीक्षा में सभी विद्यार्थियों के औसत जो है 78 है, तो लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन जो होता है ये एलिगेशन, मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है और एलिगेशन मेथड के जरिए होता है। बॉयज और गर्ल्स हमें दिए हैं, जैसे कि औसत अंक 75, 80, 75, 80, 78 इनका एवरेज है। तो एलिगेशन लगाते हैं तो हम इस तरह से इनको माइनस करते हैं, ये 3 ये 2, 2 3 इनका रेशो हो जाएगा। यही हमसे पूछा था, आंसर ये हो गया। थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजाओं का योग 16 है, तो तीसरी भुजा क्या होगी। समबाहु त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं होती है वो इक्वल होती है, तीनों भुजाएं इक्वल होती हैं, और दो भुजाएं अगर 16 है तो एक भुजा 8 की हो जाएगी। हमसे तीसरी भुजा पूछी है तो तीसरी भुजा भी
इक्वल 8 की ही होगी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 8। इस ये एक डीआई का क्वेश्चन है, डेटा इंटरप्रिटेशन का। इसमें इस डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन में हम डायरेक्ट जो है, जो हमसे क्वेश्चन जो पूछा होता है वो फाइनल लाइन पे हम आते हैं डायरेक्ट। हमें वो पढ़ना होता है, ये ऊपर की जो जानकारी होती है बाद में पढ़नी होती है अगर ज़रूरत पड़ती है तो। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमसे कहता है इसमें, इन विच ईयर, हिंदी में पढ़ते हैं, किस वर्ष में सभी केंद्रों में अनुपस्थित रहने वालों की संख्या दूसरी सबसे अधिक है। तो हमें पूछा है अनुपस्थित जो हो, जो कि absent है, absent कौन से ईयर में सेकंड हाईएस्ट है। तो इसमें हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा हर एक ईयर का एब्सेंटी। तो प्रेजेंट 42 हैं, टोटल 45 हैं, तो 3 इधर, 1 1 11, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पे 20 हो गया, यहाँ पे 5 10, इन दोनों का हो गया 20, ये हो गया 4, यहाँ पे 11 हो गया, यहाँ पर 8 4 12 हो गया, यहाँ पे 8, यहाँ पे 5, यहाँ पर 14 हो गया, यहाँ पर 11 हो गया। इनको अगर ऐड करते हैं तो ये 16 3 18, ये 30 हो गया, 30 34 हो गया, 12 8 20, 11 31 हो गया, 25 5 30 हो गया। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है 2018 में, हमें सेकंड हाईएस्ट पूछा है तो 2019 हो गया। हमारा आंसर इधर 2019 हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द वैल्यू ऑफ के की क्या वैल्यू हो सकती है जिसके लिए जो ये नंबर दिया है हमें ये 6 से डिविजिबल हो। 6 से डिविजिबिलिटी के लिए हमें 2 और 3 से 2 और 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। 2 का डिविजिबल कुछ 2 के डिविजन के लिए अ, हमें चाहिए होता है कि जो लास्ट डिजिट है वो 2 का डिविजिबल हो। बट यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए हैं के की वैल्यू के लिए वो सारे 2 के डिविजिबल हैं, तो फिर इससे हमारा कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होगा। 3 का हम चेक करेंगे। 3 के डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम जो संख्याओं का योग हम करते हैं, डिजिट सम करते हैं। डिजिट सम अगर 3 से डिविजिबल होता है तो वो संख्या भी 3 से डिविजिबल होती है। तो हम इन सबको जोड़ने के बजाय जहाँ जहाँ हमारा 3 का मल्टीपल आता जाएगा जोड़ते हुए, हम उन्हें एलिमिनेट करते जाएंगे। इस तरह से हम चेक करेंगे। तो 2 1 3, ये 3 हो गया, इसको एलिमिनेट कर दो। 9 एलिमिनेट कर दो। 4 और 2 6, ये दोनों एलिमिनेट हो गए। इधर ये 7 बचा प्लस के बचा, 7 प्लस के, ऐसा कुछ नंबर हमें के की वैल्यू लेनी पड़ेगी ताकि 3 का मल्टीपल बन जाए। तो अगर 7 में अगर 2 अगर प्लस अगर कर दूंगा तो 9 आ जाएगा। तो इसलिए हमारा यहाँ पर 9 जो है 3 का डिविजिबल हो जाएगा, तो 3 का डिविजिबल ही हमें चाहिए था, तो हमारा 2 आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ये फिर से एक डीआई का क्वेश्चन आ गया है। सेम हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे ये सब कहानी पढ़ने से पहले। ये कहता है यदि किसी ने उपरोक्त तालिका में दिए गए 6 विषयों में किसी भी विद्यार्थी या अन्य को प्राप्त अंकों की तुलना में उच्चतम अंक प्राप्त किए हैं तो उस विद्यार्थी को प्राप्त कुल प्रतिशत अंक ज्ञात करें। तो क्या कह रहा है ये, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस तालिका में दिए गए 6 विषय में, 6 विषय जो ये हैं, 6 विषय में किसी भी विद्यार्थी, इसमें जो भी विद्यार्थी दिए, किसी भी विद्यार्थी या किसी अन्य विद्यार्थी को प्राप्त अंकों की तुलना में उच्चतम उच्चतम अंक प्राप्त किए हैं तो उस विद्यार्थी को प्राप्त कुल प्रतिशत अंक ज्ञात करें। तो हमें बेसिकली इसमें ये देखना है कि जिसने भी इसमें हाईएस्ट अंक प्राप्त किए हैं, जैसे कि मैथ में हाईएस्ट है 100, केमिस्ट्री में है 80, फिजिक्स में है 90, जियोग्राफी में 95 है, हिस्ट्री में मैक्सिमम 90 अंक हैं और कंप्यूटर साइंस में भी 90 है। तो अगर ऐसा अगर स्टूडेंट है जिसने हर एक सब्जेक्ट के हाईएस्ट अंक अगर प्राप्त किए हैं तो उसका कितना परसेंट बनेगा, उसका परसेंटेज मार्क्स कितने बनेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें इन सबको ऐड करके बाई 6
से डिवाइड करके इसका एवरेज आ जाएगा, जो कि ओवरऑल परसेंटेज दर्शाएगा। बट हम इनको ऐड करने के बदले इस पे हम एज्यूम मीन पे भी काम कर सकते हैं। एज्यूम मीन के लिए क्या है कि हम मान लेते हैं कि 90 है उसके परसेंटेज, तो 90 तो ये है, ये भी है, ये भी है, ये 90 से 5 ज़्यादा है। हम डेविएशन एक टाइप से चेक कर रहे हैं कितना डेविएशन है, फिर उस डेविएशन को इसमें ऐड कर देंगे। ये 10 कम है, ये 90 से 10 ज़्यादा है, तो इन दोनों में डेविएशन 0 हो गया, 10 प्लस का 10 माइनस का, ये प्लस का 5 एक्स्ट्रा आ रहा है। इस डेविएशन का एवरेज हम इसमें जोड़ लेंगे। 90 तो हमारा हमने माना ही था, और 5/6 से डिवाइड करके एवरेज आ जाएगा। तो 90 5/6 इतना परसेंट आंसर हो जाएगा हमारा डेविएशन को लेते हुए, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इस क्वेश्चन के लिए हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। इसी फॉर्मूले को एक और तरीके से लिखा जाता है, अगर मेरे को साइन साइन की फॉर्म में लिखना हो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, इस केस में भी इक्वल टू 1 होता है। तो हमें यही देखना है कि साइन साइन यहाँ पे सारे साइन की फॉर्म में है, जिनके भी थीटा का सम अगर 90 है तो वो हमारे 1 बन जाएंगे। जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर 30 है तो 60 हम ढूंढेंगे, 60 ये, तो लेकिन साइन दोनों की सेम रहनी चाहिए। साइन स्क्वायर ठीक से 30 है और साइन स्क्वायर 60 है, दोनों प्लस होंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। आगे है साइन स्क्वायर 40 है तो 50 भी होगा आगे, ये रहा 50, तो साइन स्क्वायर 40 साइन स्क्वायर 50 दोनों माइनस के हैं, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। आगे साइन स्क्वायर 45 साइन स्क्वायर 45 दोनों प्लस के हैं, प्लस का 1 हो गया। आगे साइन स्क्वायर 55 और साइन स्क्वायर 35 ये दोनों प्लस होंगे, फिर ये 90 आ रहा है तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में है दोनों। इसका जो अब क्योंकि सारे साइन यूज हो गए हैं, सब इसमें यूज हो गए हैं टर्म्स, तो इसका सम आएगा 0, दोनों 0 हो जाएंगे, तो 0 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये भी सेम वही है जो मैंने फॉर्मूला बताया था, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। इसी को अगर कॉस की फॉर्म में अगर लिखेंगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर को लिखा जाता है कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा इक्वल टू फिर 1 हो जाएगा। तो इन दोनों का भी हम देख रहे हैं, थीटा जो है प्लस करने पर 90 बन रहा है, तो इसकी वैल्यू 1 ही आएगी। ये हमारा थर्ड ऑप्शन आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है एक आर्टिकल है जिसको 550 रुपये मार्क किया गया है और इसको बेचा जाता है 40% डिस्काउंट पर। सेलिंग प्राइस जो है वो 10% ज़्यादा होता है कोस्ट प्राइस से, तो कोस्ट प्राइस हमें बताना है। 550 मार्क प्राइस हमें दिया है और हमें बता दिया 40% डिस्काउंट है। मार्क प्राइस पर जब हम डिस्काउंट देते हैं तो हमारा सेलिंग प्राइस आता है, तो इसका हम अगर 40% डिस्काउंट देंगे तो 60% वैल्यू बचेगी, तो हमारा जो सेलिंग प्राइस आएगा वो आएगा 550 का 60%। ये हम निकालेंगे तो 0 0 0 0 55 इंटू 6 करोगे तो 330 आ जाएगा, 330 आ जाएगा, ठीक है, 330 आ गया। अब बताया जा रहा है हमें कि सेलिंग प्राइस जो है 10% ज़्यादा है कोस्ट प्राइस से 10% ज़्यादा है, तो कोस्ट प्राइस कितना आएगा? 330 को हमें बताया जा रहा है कि 10% ज़्यादा है, तो ये 10% ज़्यादा है तो 110% है, और अगर सीपी जानना है जो कि 100% होता है, तो इधर से हम वैल्यू निकालेंगे तो 11 से 3 बार में कटेगा 30, और ये 300 आंसर आ जाएगा हमारा, 300 हमारा इधर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये फिर से डीआई का क्वेश्चन आ गया। इसमें पूछा है दी गई तालिका में एक संस्थान में 3 अलग-अलग विषयों में 3 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत दर्शाया गया है। अच्छा, ये इसकी हिंदी इधर आ गई है, इसकी हिंदी इधर है, कोई नहीं, हम इधर देखते हैं। यदि परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए
इतिहास में न्यूनतम 105 अंक चाहिए। अगर हमें अगर न्यूनतम हिस्ट्री में अगर पास होने के लिए, परीक्षा पास करने के लिए, पूरे एग्जाम को पास करने के लिए हिस्ट्री में 105 अंक होनी जरूरी है। तो कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि पास किए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं? तो 105 को हम, क्योंकि हमें बताया ये जो ये सब दिया है, ये प्रतिशत में दिए गए हैं, ये सारे प्रतिशत में है, परसेंटेज में दिए हैं ये सारे मार्क्स जो दिए हैं। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं 105 जो है कितना परसेंट है हिस्ट्री का। हिस्ट्री में 175 टोटल अंक है, तो 105 ये दोनों 35 के पहाड़े में आएंगे, 35 तिया और 35 पंजे। तो 3/5 60% को दर्शाता है। तो 60% के हिसाब से यहाँ पर एक ही है श्याम जिसने पास किया है, तो हमारा आंसर इसमें एक ही होगा कि एक ही बंदा है ऐसा जो कि पास किया एग्जाम। आगे चलते हैं। ये कह रहा है जो पाइप पी जो है, पाइप पी फास्टर है 21 गुना क्यू का। तो हम इसको लिख सकते हैं P बराबर 21 क्यू। ये एफिशिएंसी को बता रहा है, एफिशिएंसी को, कि P जो है 21 गुना फास्टर है Q से। तो अगर इस तरीके से अगर कोई भी लिखा जाता है, तो इसमें जो इसके साथ में जो कांस्टेंट होता है वो इसकी वैल्यू को दर्शाता है। इस ये एक दूसरे के उल्टे दिखाते हैं अपने अपने एफिशिएंसी। तो P 21 है, Q 1 है। इसको चाहो तो रेशियो की तरह भी लिख सकते हो, P/Q बराबर 21/1। अब आगे बता रहा है Q कैन फिल अ सिस्टम इन 110 मिनट। Q जो है 110 मिनट में भर सकता है, क्योंकि एफिशिएंसी 1 है, तो 1 के हिसाब से वो 110 यूनिट भरता है। तो टोटल 110 यूनिट की 110 मिनट में 110 यूनिट भरेगा सिस्टम की। अब हमसे पूछ रहा है फाइंड द टाइम, कितना टाइम लगेगा सिस्टम को फिल होने में, जब बॉथ पाइप को अगर एक साथ अगर खोल दिया जाए, तो बॉथ पाइप की एफिशिएंसी 22 आ जाएगी दोनों को जोड़ के। तो 22 से ये 5 बार में जाएगा और 5 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा कि दोनों को एक साथ खोला जाए तो 5 मिनट में टंकी भर जाएगी। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ टू कॉन्स। दो कॉन की जो रेडियस है उनका रेशो दे रखा है हमें, और उनके वॉल्यूम का रेशो दे रखा है। तो हमें पूछा है कि उनकी हाइट का रेशो क्या होगा। तो जो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है कौन का, वो होता है 1/3 पाई r²h। इसमें दो कॉन्स की बात हो रही है, तो हम क्या करते हैं R1 और R2 ले लेते हैं। R1 और H1 इधर 1/3 पाई R2 H2, ये दोनों में कांस्टेंट है, इसको ले या फिर ना ले कोई फर्क नहीं पड़ता, कर जाएंगे ऊपर नीचे। और यहाँ पे हमें वॉल्यूम का रेशो दे रखा है 3/5। रेडियस का रेशो 2/5 है, तो ये 4/25 हो जाएगा, जो उधर जाके H1/H2 जो आएगा वो 3/5 इंटू में यहाँ पे 4/25 है, उधर जाके 25/4 हो जाएगा। 25/4 यहाँ पर काटोगे तो 5 से 5 बार में 15/4 आंसर आ गया। तो ये हमारा रेशो हो जाएगा हाइट का, 15 और 4 का, फर्स्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करना है तो आपको यहाँ पे ये चीज़ दिखना चाहिए साफ साफ कि x² - 25 है, तो इसको हम तोड़ सकते हैं x-5 x+5 में। x-5 से x-5 कट जाएगा, नीचे x+5 बचा। अब हम इसको ऑप्शन से उठाएंगे, ऑप्शन से उठाना क्योंकि हमारे लिए आसान रहेगा कि इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं इन चार ऑप्शन में से कि ये वाली टर्म आ जाए, हमारी ऊपर वाली टर्म आ जाए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे प्लस का 5 है और 125 लाना है, तो 25 से मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लस के। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि इससे -125 आएगा आंसर। अब इन तीन ऑप्शन में अगर देखें तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो हमारी सेम ही है, तो इधर से एलिमिनेट नहीं होगा। हमें एक्स वाली टर्म पे काम करना पड़ेगा जिससे एक्स बने। तो एक्स बनाने के लिए हम इस एक्स को मल्टीप्लाई इसमें हम 15x² लाने की कोशिश करेंगे, किससे बनेगा।
तो x को जब मैं 5x से मल्टीप्लाई करूँगा 5x हो जाएगा, 5x स्क्वायर, और इस 5 को इससे करूँगा तो 5x स्क्वायर आएगा। तो 5 इसके ज़रिए इन दोनों टर्म का यूज़ करके हमारे पास 10x स्क्वायर आ रहा है, जबकि ऑप्शन में हम जो हमें लेके आना है वो 15x स्क्वायर लाना है। तो एलिमिनेशन के हिसाब से ये वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3 हमारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। इसमें तो 15 आने का कोई चांस ही नहीं है। 5x स्क्वायर आएगा इसमें तो, सिर्फ ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो। इसको हम वैसे भी देख लेते हैं, टर्म हमारी बन रही है फुल की नहीं, x+5 और x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 मल्टीप्लाई करेंगे, ये x की क्यूब हो गया, ये 10x स्क्वायर और 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर, ये प्लस में 15x स्क्वायर आ जाएगा ऐसे। आगे x की टर्म का अगर देखें तो ये 25x और ये हो गया 50x, 25 50 75x, और लास्ट में 125x हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो हमारा ये बिल्कुल सही आंसर, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से k का मान हमें ज्ञात करना है। इसको जितना सॉल्व हो सकता है यहीं पे कर लीजिए। ये 11 बार में कर जाएगा, 11k माइनस 9, नीचे 6 का स्क्वायर 36 और 7 पंजे 35, 36 माइनस 35 1 हो गया, ये हो गया k स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू में 1 है। अब इसको भी हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, ये इधर जाएगा तो k स्क्वायर प्लस 1 हो गया, तो k स्क्वायर है इधर, और ये इस साइड जाएगा माइनस का 11k, प्लस 1 इधर है, और माइनस 9 उधर जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा, प्लस में 10 हो जाएगा, तो बराबर 0। इसको सॉल्व करना है हमें, तो 11k को हम तोड़ सकते हैं माइनस 10k माइनस k में। तो बस हमें यही देखना होता है, सही हमें जोड़े मिल जाए तो हम साइन जो है, साइन को उल्टा करके हमारे आंसर हो जाते हैं। तो माइनस 10 है तो 10 होगा एक k की वैल्यू, और माइनस 1 है तो 1 होगी k की वैल्यू। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा 1 और 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, लेट O be the center of the circle, AB and CD are two parallel chords on the same side of radius. OP is perpendicular to AB। बनाते हैं इसको साथ साथ। मान लीजिए कि O वृत्त का केंद्र है, कोई वृत्त है हमारे पास, ठीक है, O इसका केंद्र है, AB और CD त्रिज्या और AB और CD त्रिज्या की समान भुजा पर दो समानांतर जीवाएं हैं। दो समानांतर जीवाएं हैं, एक है AB एक है CD। OP AB पर लंबवत है, OQ CD पर लंबवत है। तो यहाँ से जो है लंब डाले जाने हैं, O से लंब डाले गए हैं। P और Q अभी हमें क्लियर नहीं है कौन सा होगा। AB 10 सेंटीमीटर है, CD 24 सेंटीमीटर है, तो CD को बड़ा होना पड़ेगा, तो CD पहले वाला होगा क्योंकि 24 बताया जा रहा है उसे, और AB 10 है तो नीचे वाला AB हो जाएगा। तो AB के लंबवत जो है OP है, तो नीचे वाला पॉइंट ये P हुआ और ये ऊपर वाला Q हो गया। तो आगे हमसे पूछा है PQ 7 है, तो इसकी वैल्यू हमें 7 दी है। इसकी वैल्यू 7 दी है। CD हमें दे रखा है 24 है, तो ये जो सेंटर से जो लंब खींचा जाता है ये बराबर भागों में डिवाइड करता है जीवाओं को, तो ये 12 हो गया, ये 12 हो गया, और AB में ये 5 हो गया, ये भी 5 हो गया। ठीक है, हमसे पूछा है वृत्त का व्यास, हमसे व्यास पूछा हुआ है, तो इसमें इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ये O है, ये
और ये इस तरीके का कुछ है। ठीक है, ये एक त्रिज्या आई, ये दूसरी त्रिज्या आई, ये हमें 7 दे रखा है, ये हमें 12 दे रखा है, ये हमें 5 दे रखा है। ये वाला केस है। तो इस वाले अगर ट्रायंगल में देखें और इस वाले ट्रायंगल में देखें, हम दोनों में पाइथागोरस लगा सकते हैं। दोनों में जो ये आर है, रेडियस है, ये दोनों इक्वल है, इसी के इक्वल करेंगे। इस वाले केस अगर इसको अगर एक्स अगर मान लें, तो अब हम करेंगे कैसे, इस रेडियस के बराबर होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब 144 प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, जो कि बराबर होगा, यहाँ पे फिर से रेडियस है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर तो 25 हो गया, प्लस में इसका स्क्वायर हो जाएगा 7 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 25 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा ये कितना आएगा, 12, 12 में से एक गए तो 119, 130, 14, 144, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसको खोल लेते हैं, 49, 14x प्लस एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के जरिए बोलते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 49 इसमें से माइनस होंगे, 11 में से 4 गए तो 7, 70 बचाई, तो 14x की वैल्यू आ गई हमारे पास 70, तो x की वैल्यू हो गई 5। अगर 5 है तो ये 13 होना पड़ेगा, जो ट्रिपलेट होते हैं 12, 5, 13 से, ट्रिपलेट के जरिए ये हमारा 13 हो गया। तो 13 अगर रेडियस है तो डायामीटर इसका दुगना होता है, जो कि 26 हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। अच्छा, इस क्वेश्चन में हम एक और तरीका हम कर सकते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक के तौर पर। हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये है 5, ये है 12, तो और ये दोनों में जो है कॉमन आ रही है, तो ट्रिपलेट के जरिए हम अपने आप भी समझ सकते हैं कि ये 12 है, ये 5 है, तो ये 13 ही होगा। उसी केस में ऐसा हो सकता है, ये 12, ये 5, और ये इस वाले केस में ये वाली फिर 12 रहेगी और ये 5 रहेगी। इस तरह से इतना 5 होगा, ये 7 होगा, ये पूरा टोटल मिला के 12 होगा। इस तरह से भी हम थोड़ा शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं, थोड़ा सा IQ यूज़ करके। तो ये इस हिसाब से भी 13 हो जाएगा डायरेक्ट, 26 आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कोसेक थीटा में 5/3 दे रखा है, इसकी वैल्यू हमसे पूछी है। कोसेक थीटा की जगह हम इसे साइन में कन्वर्ट करते हैं। साइन जो होता है कोसेक थीटा का उल्टा होता है, साइन होगा तो ये 3/5 हो गया, कॉस जो है 4/5 हो जाएगा, क्योंकि 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता है, और ये साइन जो होता है P/H होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो बेस जो हो गया 4, ये 3, 4, 5 का इस तरह से ट्रिपलेट होता है, 5, 3, 4, कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। अब इसका हमें मान निकालना है, तो इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। सेक स्क्वायर थीटा -1, ये हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, टेन स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है टेन स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा गुणा में कॉट स्क्वायर थीटा आ रहा है, ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं तो 1 हो जाता है, 1/10 थीटा होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है 1/10 स्क्वायर थीटा, ये दोनों बराबर होकर ये भी 1 हो गया। तो वैसे तो हमारा सब कुछ कट गया, ये एक चीज़ बचा है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो हमारे पास कुछ बचा नहीं।
और यही हमें दिया था कोसेक थीटा, तो इसी का स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है। यहाँ पे कुछ करना ही नहीं था। 25/9 हो गया। ये कुछ फॉर्मूलाज पता होना चाहिए बस। ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा -1 टेन स्क्वायर थीटा होता है, और टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। चलो आगे चलते हैं। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू सर्कल ऑफ रेडियस 22 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर 37 सेंटीमीटर। दो सर्कल हैं जिनकी रेडियस हमें दे रखी है, एक की 22 है और एक की 10 है, और दोनों के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें दे रखा है 37। तो हमसे पूछा हुआ है इफ द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, अगर इन दोनों के बीच की कोई अगर डायरेक्ट कॉमन अगर टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट है जो कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, जो कि एम एंड क्यू पर टच होती है। क्या फर्क पड़ता है, कोई पॉइंट कहीं पे भी टच हो। फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट एम क्यू, इस एम क्यू की लेंथ चाहिए। तो ये एम है, ये क्यू है, क्या कोई भी कहीं भी हो, हमें इसकी लेंथ चाहिए, सीधी बात ये है। तो हमें पता है जो टेंजेंट जहाँ पे टच करती है वहाँ पर सेंटर के साथ जो है 90 डिग्री बनाती है, ठीक है। तो अगर इसी की अगर ये 90 डिग्री है, इसके ही अगर पैरेलल अगर यहाँ से एक अगर लाइन अगर खींच दी जाए, तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, जिसमें इसकी वैल्यू तो 37 दे ही रखा है हमें, ये हमें दिया था 10, ये हमें 22 टोटल दे रखा है, तो 10 ये है तो ये 12 हो गया। और आपको एक ट्रिपलेट पता होना चाहिए, 12, 35, 37 का एक ट्रिपलेट होता है। ये कुछ ट्रिपलेट हमें याद ही होनी चाहिए। तो ये 37 है, ये 12 है, तो ये हमारा 35 हो जाएगा, 90 डिग्री यहाँ पे, तो 35 हमारा आंसर हो जाएगा। चलो अगर आपको अगर याद नहीं है अगर, तो भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अ, जब भी हमें हाइपोटेनियस दिया हो, तो हम इन दोनों को, जो भी दूसरी साइड दी है, चाहे वो बेस भी हो सकता है, ये परपेंडिकुलर भी हो सकता है, कुछ भी हो, कुछ भी दिया हो, तो इसके साथ एक बार माइनस करके एक बार प्लस करके थर्ड साइड का स्क्वायर आ जाता है। जैसे 37 है, 37 में से 12 जाएंगे तो हमारे पास 25 आ जाएगा, और दोनों को प्लस करेंगे तो 49 आ जाएगा, और इसका अगर रूट निकालेंगे थर्ड साइड आ जाएगी 5 इंटू 7, ये 35 हो गया हमारा आंसर। तो ऐसे भी कर सकते हो, या फिर हम वैसे भी कर सकते हैं। 37 का स्क्वायर हमें हमारा क्या होता है, 37 का स्क्वायर होता है 1369, और 12 का स्क्वायर होता है 144, माइनस करेंगे 12 25 आ गया, 12 25 35 का स्क्वायर होता है। तो इस तरह से भी आंसर आ जाएगा, किसी भी तरीके से कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सर्कुलर रेस है जो कि 840 मीटर की है। ए बी स्टार्ट करते हैं सेम डायरेक्शन में दौड़ना, और सेम टाइम पे दौड़ना स्टार्ट करते हैं, और सेम पॉइंट से। उनकी स्पीड दे रखी है 6 और 12 रेस्पेक्टिवली। कितने टाइम के बाद वो मिलेंगे अगली बार, ये पूछा गया है। ये अगर रेस का ट्रैक है जो कि सर्कुलर हमें बताया हुआ है, 840 मीटर की का ट्रैक है ये। अगर यहाँ से अगर चलना अगर स्टार्ट करते हैं, एक बंदा 6 की स्पीड से जा रहा है, 6 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से, और एक जा रहा है 12 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से, तो
क्योंकि यहाँ पर है, ये इस जगह पे है अभी दोनों, तो एक टाइप से यहाँ पे मिले हैं, तो दोबारा मिलने के लिए इन दोनों के बीच का गैप जो है 0 कह सकते हो, या पूरा 840 मीटर का कह सकते हो, इन दोनों के बीच का गैप। तो बाय जो रिलेटिव स्पीड के ज़रिए जो तेज़ वाला है उसको 840 मीटर की दूरी को तय करना पड़ेगा, और जितनी देर में वो तय करेगा उतनी ही देर बाद वो दोबारा से मिलेंगे। तो रिलेटिव स्पीड इनकी 6 मीटर प्रति सेकंड की हो गई, और 6 के हिसाब से 840 मीटर की दूरी को 6 के हिसाब से 140 सेकंड में तय कर लिया जाएगा, तो 140 सेकंड बाद वो दोबारा मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर ने 100 रुपये पी को दिए जो कि 5, 2 और 1 के कॉइन के रूप में थे। टोटल नंबर ऑफ कॉइन जो दिए हैं वो 40 है। 40 कॉइन दिए हैं, 5, 2, 1 के कॉइन दिए हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ डेनोमिनेशन 5 इन द पेमेंट। हमसे पूछा गया है 5 के कितने कॉइन थे, 5 के कितने कॉइन थे। तो अगर मान लूँ कि 5 के एक्स कॉइन थे, 2 के वाई कॉइन थे और 1 के जेड कॉइन थे, तो टोटल रुपए हमारे पास क्या बनेंगे, 5x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल 100 रुपये, इस तरह से बनेंगे। अब क्योंकि हमारे पास दो इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन बनेगी x प्लस वाई प्लस जेड, तीनों कॉइन्स को मिलाकर 40 बन रहा है, 40 सिक्के हैं। तीन वेरिएबल की इक्वेशन, तीन वेरिएबल्स जो है अगर सॉल्व करने हो तो हमारे पास तीन इक्वेशन होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास दो ही हैं, तो इसको डायरेक्टली नहीं किया जा सकता, बाय ऑप्शन ही हम कर सकते हैं ऐसे। तो हम चेक करते हैं क्या क्या पॉसिबल है यहाँ पर। हम सबसे पहले इसमें क्या ऑप्शन लें, इसमें हम सबसे पहले सबसे छोटा ऑप्शन लेके देखेंगे। सबसे छोटा ऑप्शन 13 है। 13 अगर देखूँ मैं तो 13 5 ज़ा 65 हो गया, बचे 35 रुपीज़, 35 रुपीज़ बचे 60, और कॉइन बचे हमारे पास 13, 30, 27, 27 कॉइन बचे। तो ये आएगा 2y प्लस जेड, यहाँ पर y प्लस जेड, इधर इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो गया, 27, 8, 35। तो y की वैल्यू, इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू इधर 8 आ जाती है, और z की वैल्यू आ जाएगी कितनी, y अगर 8 है तो z हो जाएगा 8, इसमें माइंड करिए 19, 8, 27, 19 कॉइन जेड के हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। वैसे यही है हमारा आंसर, बाकी इससे बड़ा कोई ऑप्शन हम ट्राई करके देख लेते हैं, जैसे 16 को ट्राई करेंगे तो 16 5 ज़ा 80 हो गया, 80 रुपीज़ इधर से बन गए। अब बचे 20 रुपीज़, और 20 रुपीज़ बचे हैं यहाँ पे, 35 रुपीज़, 20 रुपीज़ बचे हैं, और कॉइन कितने बचे हैं हमारे पास, 16 यूज़ हो गए, तो 24 कॉइन्स बचे हैं। तो 20 रुपीज़ को हम 2y प्लस जेड करके लिखेंगे। अच्छा, अगर लॉजिकली देखें 20 रुपीज़ हैं और 24 कॉइन्स हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर सारे अगर एक के भी कॉइन्स होंगे, एक के भी कॉइन्स होंगे तो भी जो है 24 रुपीज़ बनेंगे, 20 तो कम बने। तो जब 16 पे नहीं बन रहा हमारा काम, तो 17 पे भी नहीं बनेगा, 18 पे भी नहीं बनेगा, क्योंकि 17 पंजे 85 हो जाएगा, फिर 15 ही कॉइन बचेंगे, 15 ही रुपए बचेंगे, और कॉइन ज़्यादा बचेंगे 15 से। सेम 18 के केस में होगा, तो हमारा आंसर जो है 13 ही है। आगे चलते हैं, ये एक इलेक्शन वाला क्वेश्चन है। इन एन इलेक्शन, एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट्स हैं, उसमें से y% वोटर्स ने वोट नहीं किया, 10% वोट जो है
वो इनवैलिड करार कर दिए गए, और जो भी वैलिड वोट्स हैं वो इन दोनों कैंडिडेट्स में से, दो कैंडिडेट्स में से किसी एक को मिले गए हैं। तो कैंडिडेट हु गॉट, जिसने इतना परसेंट जो वोट मिले हैं वैलिड वोट का, उसको इलेक्ट कर लिया गया है इतने वोट के जरिए, मतलब वो इतने वोट से जीता है। इफ द नंबर ऑफ पीपल एलिजिबल टू वोट इन दैट इलेक्शन, जो एलिजिबल थे वोट करने के लिए वो 16,000 हैं। तो वाई की वैल्यू बतानी है। अ, तो वाई की वैल्यू हमें बतानी है। 5% ऑफ द वोट्स डिड नॉट वोट, कितने बंदों ने, कितने परसेंट लोगों ने वोट नहीं दिया। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमें ये दिया है 59.375, इतना परसेंट जो है जीतने वाले ने जीता है, जीतने वाले को वोट मिले हैं। तो ये 50% से जितना ज़्यादा होता है उसका दुगना गैप होता है। जैसे 59.375 ये जीतने वाले को मिले, और हारने वाले को कितने मिले होंगे? 40.625, मतलब 100 में से माइनस कर देंगे हम इसे, तो इतना जीतने वाले को, हारने वाले को मिलेगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, जितना 50 से ऊपर इधर है उतना ही 50 से इधर कम होता है। तो इसी का ही हम दुगना कर देते हैं 9.375 का। 37.5 का मतलब 75 होता है, दुगना कर दिया, और ये 9 दूनी 18, 18.75 हो जाएगा। 37.5 75, ठीक है, 750, ठीक है। 18.75% की वैल्यू हमें दे रखी है 2484। तो इसको हम लिख सकते हैं 18, ये 0.75 का मतलब होता है 3/4। इसको 18 3/4, 72 3 75, 75/4 हो गया। ये 75/4 की वैल्यू हमें दे रखी है 2484, ठीक है, इतना परसेंट की। इसका हम 100% निकालेंगे। 100% निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वैलिड वोट्स हमें पता चल जाएंगे। तो 25 तिया 75, 25 चौके, ये तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंटू 4/3 गुणा 4, ये 100% वोट हो गए, ठीक है। अब आगे ये वैलिड वोट हो गए, वैलिड वोट हो गए। वैलिड वोट हो गई ये। 10% वोट्स जो कास्ट है वो डिक्लेयर्ड इनवैलिड, इनवैलिड डिक्लेयर हुए हैं 10%। तो जो वोट जो कास्ट हुए हैं वो हम निकालेंगे, तो ये 90% की वैल्यू है, हमें 100% की निकालेंगे, तो इससे जो है ये हमारे पास वोट्स वोट्स जो कास्ट हुए हैं उसकी वैल्यू आ गई। और यार फंस गया मैं तो। 3 से काट दूंगा, 3 × 24, 3 में से 3 × 24, 9 से कटेगा, 9 में 81 और 15 92, 16 दूनी 32, 16 में 144 और 3 107।
14,720। 14,720 जो है ये वो वोट है जो कि कास्ट किए गए हैं। तो 16,000 का वो कितना परसेंट होगा इन दोनों का डिफरेंस? 14,1,2,8,0 1280 हमें पता करना है। 1280 16,000 का कितना परसेंट है? 0,0,0,0 16 सत्ते 16 अट्ठे 128, तो 8% हो जाएगा। आगे चलते हैं। मोहन ने इतना रुपए उधार लिया 20% सिंपल इंटरेस्ट से। फर्स्ट ईयर के एंड में उसने 21,679 रिटर्न किया प्रिंसिपल अमाउंट का जो कि बोरो किया था, और दूसरे साल में उसने अपना सारा ऋण दे दिया इंटरेस्ट को मिलाकर, जो कि फर्स्ट ईयर में एक्रूड हुआ था। हाउ मच डज ही पे एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर? तो पूछा जा रहा है कि सेकेंड ईयर में उसने कितना पे किया। तो उसका उधार था 4,22,092। इस पे 20% हम देखेंगे 20% कितना बनेगा। तो 10% इधर पॉइंट लगा देंगे तो ये 10% हो गया, और दुगना करते हैं 422 का दुगना करेंगे तो 844, और ये 182, ये हो गया इतना परसेंट। इतना परसेंट इंटरेस्ट हो गया 1 साल का। और 1 साल बाद कितना पे किया गया? 21,679। तो 1 साल बाद 21,679 पे किया गया, तो माइनस करके कितना बैलेंस बच जाएगा प्रिंसिपल में सेकंड साल के लिए? 12 में से 9 गए 3, 8 में 7 गए 1, 4, 0, 0, 4, इतना बच गया। तो सेकंड ईयर के एंड में जो दिया जाएगा इस पे जो 20% होगा प्लस ये वाला इंटरेस्ट और ये अमाउंट, तो इसका 20% कितना होगा? 8,0,0,8,2.6। तो इनको ऐड करना है। 184 आगे 0.1 10 4 14, लास्ट में 4, वैसे एक ही ऑप्शन में ये वाला आंसर है हमारा। पूरा जोड़ लेते हैं फिर भी। यहाँ पे 8 2 10 और 11, यहाँ पे कितना होगा? 4 4 8 9 0 0 4 4 4 8 8 16 और 1 5, ये हमारा आंसर हो गया। ये तो बेकार क्वेश्चन है, इसको तोड़ेंगे x प्लस 3, ये कट गया, x माइनस 3 हमारा आंसर हो गया। राजेश इन हिज प्रिंटिंग प्रेस गॉट एन ऑर्डर टू प्रिंट सम बुक्स। राजेश को अपनी प्रिंटिंग प्रेस में कुछ बुक्स को प्रिंट करने का एक ऑर्डर मिला, आउट ऑफ विच ही कंप्लीटेड, जिसमें से उसने 17/27 जो है ऑर्डर का 17/27 34 दिन में कंप्लीट कर दिया। वो कंप्लीट करने में पूरा ऑर्डर कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? तो कुछ नहीं करना है इसमें, 34 दिन पूरा लेता है, 17/27 दिन, 27 हिस्सा जो है वो 34 दिन में लेता है, तो उल्टा करके इसको मल्टीप्लाई कर दो, और कुछ नहीं करना। 54 हो गया इसमें आंसर, 2 बार में 27 में 54। ग्रोसर प्रोफेसेस टू सेल राइस एट द कोस्ट प्राइस। एक ग्रोसर है, एक पंसारी है, वो लागत मूल्य पर चावल बेचने का दावा करता है कि वो लागत मूल्य बेचता है, लेकिन 1 किलो के लिए 870 ग्राम के नकली वजन का उपयोग करता है। इसमें सीधी बात है, इसको फायदा हो रहा है। और फायदा कितने का हो रहा है? अगर मान लिया जाए, चलो अगर माना जाए कि कोस्ट जो है वो 1 रुपये है, 1 ग्राम की कोस्ट 1 रुपये है, इस हिसाब से
870 ही उसने बेचा। 870 उसने खरीदा और उसको पैसा मिला 1 किलो के हिसाब से 1000। तो फायदा जो है उसको 130 का हुआ और 870 उसकी कॉस्ट थी। तो ये हम निकाल लेंगे कितना परसेंट बनेगा इंटू 100। 87 से काटूंगा, काटते रहो यार। 87 एक बार में जाएगा, 3 12 4, ये 5 बार में तो नहीं जाएगा, 4 बार में ही जाएगा। ये 7 पंजे 435 हो जाएगा, 87 पंजे तो 4 बार में जाएगा 28, 7 चौक 28 और 8 चौक 32 30। तो 14 वाला ऑप्शन तो एक ही है, इतने पे थम जाता है। ये क्या हो गया, 1 और 22, 122 पॉइंट लगाओगे 0 हो जाएगा और ये आगे 9 बार में जा सकता है। 832 और 2 34, 34 आएगा। यहाँ पे 10 में से 2, 12 में से 8, 820, 22, 40, अभी 9 बार में लग जाएगा। तो यही हमारा आंसर। आगे चलते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज द मार्क्स, इसको छोड़ो। Who obtained 79% marks in all the subject taken together? सबको टोटल करने के बाद 79 किसके मार्क्स हैं? तो 79 इसमें तो और कुछ नहीं कर सकते, 75 जोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन ये फ़ायदा है कि सब 100 में से है तो थोड़ा सा आसान काम हो जाएगा कि सबको जोड़ के सीधा 6 से डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है, 1 2 3 4 5। या फिर वही डेविएशन वाला देखते हैं। 79 को मान के चलते हैं, 79 से कितना ज़्यादा आ गया, डेविएशन देखेंगे, ये बढ़िया है। 79 14 कम है, 1 ज़्यादा है, 4 कम है, 6 ज़्यादा है और 79 11, 11 ज़्यादा है। तो जोड़ें अगर तो क्या है यहाँ पे, 7 18, 14 4 18। फर्स्ट ऑप्शन ही मैच कर गया, 0 डेविएशन है, मतलब यही आंसर। कौन? तरुण। थैंक यू दोस्तों, मुझे इतनी देर तक सहन करने के लिए। आपको आज ये हमारे 25 क्वेश्चंस जो हैं, 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। फर्स्ट शिफ्ट थी ये, फर्स्ट शिफ्ट थी 9 सितंबर की, सीजीएल 2024 की, एसएससी सीजीएल 2024 की। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम महसूस हो, कुछ समझ में ना आया हो तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, मैं रिप्लाई भी आपको ज़रूर करूँगा। और अगर फिर भी नहीं समझ में आता है, कुछ कन्फ्यूजन होता है तो 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 मैं आपसे कांटेक्ट ज़रूर करूँगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।